हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर से एक बार आपके लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्न और उनके आंसर लेके उपस्थित हुए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे विभिन्न राज्यों की पीसीएस परीक्षा, यूपीएससी परीक्षा, रेलवेज, एसएससी, टीचिंग जॉब और बैंकिंग परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, बगैर देर किए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धन किरणों के खोजकर्ता हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है हमारा, धन किरणों के खोजकर्ता हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है चैडविक, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है जे टॉमसन और चौथा है गोल्डस्टीन। तो बताइए फ्रेंड्स, धन किरणें या जिन्हें पॉजिटिव वेव्स भी बोलते हैं कि खोजकर्ता कौन है? तो धन किरणों के खोजकर्ता हैं गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी, धन किरणें जिन्हें हम पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पे, रेडार कार्य करता है। फिर से 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे। पहला संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, दूसरा ऊर्जा संरक्षण पे और तीसरा प्रतिध्वनि सिद्धांत पे और चौथा पास्कल नियम पे। तो बताइए फ्रेंड, रेडार कार्य करता है किस सिद्धांत पे? रेडार कार्य करता है तो रेडार जो है हमारा काम करता है वो करता है प्रतिध्वनि सिद्धांत पे। प्रतिध्वनि सिद्धांत, जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, प्रतिध्वनि सिद्धांत। और फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक बार आपको और बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न दिए गए हैं तो आपको हमारे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताना है कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही हल किया है। जितने प्रश्न आपने यहाँ पे सही हल किया है उसके अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षाओं में आपका स्कोर क्या होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने की संभावना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जी हाँ फ्रेंड, प्रतिध्वनि सिद्धांत पर रेडार कार्य करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 BeV का मान है। आपको बताना है 1 BeV का मान है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 B इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 EV का मान, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि 1 EV 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है? इसका मान होता है फ्रेंड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जी फ्रेंड, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चूँकि यहाँ पे वोल्ट दे रखा है इसलिए यहाँ पे वोल्ट आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वोल्ट 1.6 गुना 10⁻⁻19 वोल्ट। ठीक है, और 1 B किसके बराबर होता है? बीटा का ही, तो ये हो जाता है 10⁻9 के। तो अगर हम यहाँ पे टोटल लगा देते हैं यहाँ पे, जी फ्रेंड, टोटल देखते हैं यहाँ पे 1 BeV का मान किसके बराबर हो जाता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और गुणा 10⁻9 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻10 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाता है यहाँ पे? 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 4th, जी हाँ, 4th ऑप्शन, एक सेकेंड, 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1.6 गुणा 10⁻⁻10 जूल। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पे, निम्न सूत्रों में सेल्यूलोज का सूत्र है। आपको फ्रेंड बताना है निम्न सूत्रों में सेल्यूलोज है। जी हाँ, बताइए। पहला ऑप्शन है C6H10O5, सॉरी दोस्तों, C6H5OH, दूसरा ऑप्शन C6H10O5, तीसरा ऑप्शन C3H6 और चौथा ऑप्शन C3H6N6। तो सेल्यूलोज जो नॉर्मली वृक्षों में पाया जाता है, तो बताइए फ्रेंड इसका सूत्र क्या है सेल्यूलोज का? जी है, जी हाँ, सेल्यूलोज एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। हाँ बताइए, C6H10O5, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। C6H10O5 सेल्यूलोज, C6H10O5, जी ठीक है फ्रेंड। और ये C6H5OH
C6H5OH ये किसका सूत्र है? फिनॉल का। यहाँ पे हम लिख देते हैं PHENOL, फिनॉल C6H5OH, ठीक है। और C3H6 किसका है? प्रोपाइलीन का। और C3H6N6 मेलामीन का, मेलामीन, जी हाँ। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पे सेलुलोज का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सेकंड, C6H10O5। अगला प्रश्न है हमारा, बेविध धातु का प्रयोग किया जाता है। बेविध धातु का प्रयोग किया जाता है किसमें? क्लचों में, दूसरा कमानियों में, तीसरा गियरों में, और चौथा बियरिंग लाइनिंग में। तो बताइए फ्रेंड, बेविध धातु, बेविध मेटल का प्रयोग किस में किया जाता है? तो फ्रेंड बेविध मेटल का प्रयोग किया जाता है बियरिंग लाइनिंग में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी फ्रेंड, बियरिंग लाइनिंग। और इसमें बता दें फ्रेंड, जो बेविध धातु बनाई जाती है उसमें 80 से 90% टिन और 5 से 10% तांबा, कॉपर और 8 से 10% एंटीमनी SB का उपयोग किया जाता है। जी 80 से 90% टिन, टिन का प्रयोग होता है 80 से 90%। और 5 से 10% जो है वो कॉपर का उपयोग होता है, 5 से 10% Cu। और एंटीमनी का उपयोग कितना होता है? जी एंटीमनी, एंटीमनी का 8 से 10%, 10% SB, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रेडार वेव उत्पन्न की जाती हैं फ्रेंड्स, आपको बताना है रेडार वेव उत्पन्न की जाती हैं पहला डायफ्राम से, दूसरा गैल्वेनोमीटर से, तीसरा ओडोमीटर से, चौथा मैग्नेट्रॉन से। तो रेडार वेव किस उपकरण से उत्पन्न की जाती हैं? मैग्नेट्रॉन से। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, मैग्नेट्रॉन से। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दो गैसों के वाष्प घनत्वों में 8:18 का अनुपात है, तब इनकी विसरण गतियों का अनुपात होगा। देखिए फ्रेंड, दो गैसों के वाष्प घनत्वों में 8:18 का अनुपात है, तब इनकी विसरण गतियों का अनुपात बताना है आपको। वापस आ जाते हैं अपने प्रश्न की ओर, देख लेते हैं नीचे की तरफ और क्या ऑप्शन दिए गए हैं हमें पास। 4 ऑप्शन है, पहला 3:2, दूसरा 2:3, तीसरा 4:3, चौथा 3:4। तो देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आपको करके दिखा देते हैं। दो गैसों के जो वाष्प घनत्व हैं, तो वाष्प घनत्व को हम किससे व्यक्त करते हैं? D1 और D2 से। तो देखिए यहाँ पे D1/D2 का रेशियो यहाँ पे हमें दिया गया है 8:18, ठीक है फ्रेंड्स। और हमसे पूछा जा रहा है विसरण गतियाँ, उनकी विसरण गतियाँ, डिफ्यूजन रेट, विसरण गतियाँ पूछ रहा है। R1/R2, जी R1/R2 का मान हमें बताना है। देखिए R1/R2 बराबर होता है हमारा D2/D1, विसरण गतियों के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। विसरण दर इक्वल टू M2/M1। M2/M1 क्या है? उनके अणु भार, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम इसका मान रख के देख लेते हैं। D1/D2 8/18 दिया है जी। फिर से देखते हैं, D1/D2 इक्वल टू 8/18। तो हमें ज्ञात करना है R1/R2 जो हो जाता है D2/D1 पे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाता है, हाँ, R1/R2 बराबर D2/D1। जी हाँ फ्रेंड, D2/D1। D2 की वैल्यू क्या है? 18 और D1 की वैल्यू है 8, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए हमारा क्या आता है यहाँ पे, D2/D1 की यहाँ पे वैल्यू आपको पुट कर दी गई है जी। तो यहाँ पे आप इसका मान निकाल लें, D2/D1
जी हाँ फ्रेंड, d2/d1, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाती है d2/d1 इजकल टू √√d2/d1। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3:2। जी हाँ फ्रेंड, 3:2, 3:2। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन। R1/R2 बराबर क्या हो जाता है हमारा d2/d1। जी, इसको आप यहाँ पे देखिए डिवाइड करके काट लेते हैं, 2 चौका 8 और 2 नीम 18। ठीक है फ्रेंड, तो 9 का जो वर्गमूल आ जाता है वो 3 आ जाता है, और 4 का वर्गमूल जो है वो 2 आ जाता है। तो यहाँ पे 3:2 आ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है हमारा 3:2। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर का डेंसिटी बतानी है। पहला ऑप्शन है 0.997 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। दूसरा ऑप्शन है 1.0000 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तीसरा ऑप्शन है 1.044 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। फोर्थ ऑप्शन है 1.33 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व क्या होता है 1, जो कि मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी 1। जी हाँ, चलते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइपो कहते हैं, इनमें से किसे हाइपो कहा जाता है? बताइए फ्रेंड, हु इज हाइपो? पहला ऑप्शन Na2HPO4, दूसरा ऑप्शन NaH2PO2, तीसरा ऑप्शन NaHCO3, चौथा ऑप्शन Na2H2O3 × 5H2O। जी बताइए फ्रेंड, हाइपो किसे कहते हैं? तो देखिए, हाइपो जो बोलते हैं Na2H2O3 × 5H2O, हाइपोबिलियन या हाइपो Na2H2O3 × 5H2O। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा गरम सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में नहीं घुलता? फ्रेंड बताना है, इनमें से कौन सा धातु गरम सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में नहीं घुलता? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। पहला Zn, दूसरा Sn, तीसरा Fe, चौथा है Al। तो देखिए, Fe जो धातु है वो हमारा गर्म सांद्र कास्टिक सोडा विलयन में नहीं घुलता, Fe। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। जबकि जिंक, Sn और एल्युमिनियम Al दोनों घुल जाते हैं, तीनों घुल जाते हैं फ्रेंड। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, आपको बताना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक बताना है। पहला है ओम पर मीटर, दूसरा है ओम इंटू मीटर, तीसरा है ओम पर मीटर क्यूब, फोर्थ ऑप्शन है ओम मीटर की क्यूब। तो बताइए फ्रेंड, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक है हमारा ओम इंटू मीटर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ओम इंटू मीटर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, पहला लाल रंग के लिए, दूसरा बैंगनी रंग के लिए, तीसरा हरे रंग के लिए, चौथा पीले रंग के लिए। तो कांच का अपवर्तनांक हमारा अधिकतम कब होता है? जब बैंगनी रंग की प्रकाश की रेज प्रिज्म पे डाली जाती है या कांच पे डाली जाती है। देखिए, प्रिज्म में सपोज कीजिए हमारा अगर रेज इस पर आपतित की गई है एक इसकी सरफेस पे, तो जो बैंगनी रंग की वायलेट कलर की जो हमारी वो होगी रेज, वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी प्रिज्म में से या कांच में से। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक किस में होता है? बैंगनी रंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, बैंगनी रंग के लिए। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। पहला कैलोरी पर ग्राम, दूसरा जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो विशिष्ट ऊष्मा का फ्रेंड मात्रक बताइए। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो हमारा मात्रक आ जाता है वो आ जाता है जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। जी, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशिष्ट ऊष्मा, इसका मात्रक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है फ्रेंड,
चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और जूल प्रति किलोग्राम किसका हो जाता है? गुप्त ऊष्मा का। ठीक है, संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी कौन से हैं? पहला सितारा मछली, दूसरा सीपी, तीसरा समुद्री आर्चिन और चौथा, पहला तथा तीसरा दोनों, सितारा मछली और समुद्री आर्चिन दोनों, फोर्थ ऑप्शन। तो संघ इकाइनोडर्मेटा में के प्राणी कौन से होते हैं? तो संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी आते हैं सितारा मछली और समुद्री आर्चिन दोनों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। सितारा मछली और समुद्री आर्चिन दोनों संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक आर्म ऑफ द कॉटन पत्तियों पर होने वाला एक रोग है जो पेड़ों की पत्तियों पे होता है। तो बताना है किसकी वजह से होता है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन रोग, जो पेड़ों की पत्तियों पर होने वाला एक रोग है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जीवाणु से, दूसरा विषाणु से, तीसरा कवक से, चौथा प्रोटोजोआ से। तो बताइए फ्रेंड्स, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन पत्तियों पर होने वाला रोग किसकी वजह से होता है? जीवाणु से। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक किसी अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक किसी अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है? फिर से 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पे, पहला बग, दूसरा गेटवे, तीसरा नेटवर्किंग, चौथा कनेक्टिविटी। तो बताइए फ्रेंड, तो जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक किसी अन्य नेटवर्क के साथ जुड़ता है तो उसे कहते हैं गेटवे। ऑप्शन नंबर सेकंड, गेटवे हमारा सही हो जाता है। जी हाँ फ्रेंड, गेटवे। ऑप्शन नंबर सेकंड जी। अगला प्रश्न है हमारा, साइटोट्रॉन है एक रडार प्रणाली, दूसरा गति को मापने वाला, तीसरा ध्वनि को दूर ले जाने वाला, चौथा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला। तो साइटोट्रॉन एक उपकरण है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रश्न हमारा सही होता है। साइटोट्रॉन एक रडार प्रणाली है, गति को मापने वाला है, ध्वनि को दूर ले जाने वाला है, ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला है। तो बताइए फ्रेंड्स, तो साइटोट्रॉन क्या है? एक कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला, आर्टिफिशियल वेदर को उत्पन्न करने वाला। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। फोनोग्राफ है, आपको बताना है फोनोग्राफ क्या है इनमें से। पहला ऑप्शन, ध्वनि लेखन के काम में आने वाला, दूसरा ऊंचाई नापने के काम आने वाला, तीसरा प्रतिध्वनि को आवर्धित करने वाला, चौथा गणितीय ग्राफ को समझने में काम आने वाला। तो बताइए फ्रेंड, फोनोग्राफ क्या है? ध्वनि लेखन के काम आने वाले, ध्वनि लेखन के काम आने वाला। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, फोनोग्राफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ध्वनि लेखन के काम आने वाला। जी हाँ फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड। और आप लोग इसके साथ ही अपने जो जितने प्रश्न आपने यहाँ पे सही किए हैं उनका आकलन भी करते रहें कि कितने प्रश्न यहाँ पे आपने सही किए हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर आप लोग ज़रूर दें, और कितने प्रश्न सही किए हैं उनकी संख्या भी आप लोग यहाँ पे शो करें। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणों का आकार कैसा होता है? आपको बताना है स्तनधारियों के लाल रक्त कणों का आकार है, पहला उभयावतल, दूसरा उभयाउत्तल, तीसरा समतल उत्तल और चौथा अवतलोत्तल। तो स्तनधारी मैमल्स के लाल रक्त कणों का रंग कैसा होता है? उभयावतल, फर्स्ट ऑप्शन, उभयावतल। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, उभयावतल होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, तलवा मेटाटार्सल में अस्थियों की कुल संख्या है। जो हमारे पैरों में तलवा पाए जाते हैं मनुष्यों में, इसमें अस्थियों की कुल संख्या बतानी है। तलवा मेटाटार्सल में अस्थियों की कुल संख्या, पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9 और फोर्थ ऑप्शन 10। तो बताना आपको मनुष्यों में, मनुष्यों के तलवे में मेटाटार्सल में अस्थियों की कुल संख्या। यहाँ पे मानव या मनुष्य रह गया लिखने को, तो आप लोग उसे मानव में माने। मानव में तलवा मेटाटार्सल में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? तो मानव के मेटाटार्सल में अस्थियों की टोटल संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड देखिए यहाँ पे हमारे प्रश्न ये समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें,
और साथ ही घंटे की बेल आइकन बटन को भी आप लोग प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें आप लोग हमारे PQ स्टडी ग्रुप चैनल से। जय हिंद दोस्तों।